इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग इन ए न्यूबॉर्न। नवजात बच्चों में नॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या होता है और एट द बर्थ हमको क्या क्या देखना है और उसके क्या क्या नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग है और उससे हम लोग क्या करते हैं। नॉर्मल चाइल्ड क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल चाइल्ड, एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हम लोग अभी फ़िलहाल उसी को डिस्कस करेंगे कि एट द बर्थ नॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या होता है। तो नॉर्मल चाइल्ड मीन्स एट द बर्थ बच्चे का वेट 2.5 kg मिनिमम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन से। व्हाट इज़ द नॉर्मल हाइट ऑफ ए चाइल्ड, लेंथ कितना होगा 45 to 50 सेंटीमीटर इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए चाइल्ड। हेड सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, हेड सरकमफ्रेंस मीन्स ये हम इसको अगर मेजर करते हैं और ऑसिपिटल से फ्रंटल लेंथ को इंसर्किल करते हैं तो दैट इज़ द हेड सरकमफ्रेंस। इसका होना चाहिए 35 to 38 सेंटीमीटर। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके MCQs में आते हैं, तो ये आपको देखना है। अब इसमें टेक्निक है कि वेट कैसे देखना है, लेंथ कैसे देखना है और हेड सरकमफ्रेंस कैसे देखना है। तो जब न्यू बॉर्न है तो उसको हम लोग स्पैन, एक पैन आता है जिससे हम लोग वेट करते हैं। ये नॉर्मल जो हम लोगों का जो वेट मशीन है उससे नहीं करते, पैन टाइप वेट मशीन से हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम उसमें हम लोग 10 kg तक उसका हम लोग वेट कर सकते हैं, अप टू 10 kg। तो बच्चा जब जन्म लेता है और 28 दिन तक, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं नियोनेटल पीरियड और बच्चों को हम लोग नियोनेट्स बोलते हैं। 1 साल के बच्चों तक को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट्स। और ये नियोनेट और इन्फेंट्स जो है ये एक बहुत बच्चे के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें मोर्टेलिटी रेट सबसे हाई रहता है। तो इसमें 2 कंडीशन को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि ट्रीटेबल कॉज और एक है नॉन ट्रीटेबल कॉज। नियोनेट्स में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप एट द बर्थ आप उसको डायग्नोज कर लेते हैं। तो यू कैन टोटली ट्रीट द चाइल्ड एंड प्रिवेंट, उससे जितने कॉम्प्लिकेशन है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चों में नॉर्मल फाइंडिंग होती है उसको आपको बताना है। तो बच्चा को 24 आवर के अंदर स्टूल पास कर देना। स्टूल मीन्स उसको मेकोनियम बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टूल होता है जो बच्चा पास करता है मेकोनियम। ये 24 आवर के अंदर स्टूल पास करना हो। इसमें एक फैलेसी है कि हो सकता है बच्चा जब पेट में है, गर्भ में है, उसी समय स्टूल पास कर दिया, जिसको बोलते हैं मैस, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चा क्या पहले स्टूल पास कर दिया, तब तो वो लेट से करेंगे। दूसरा चीज़ है कि पता कैसे चलेगा कि पहले पास कर दिया? वो मेकोनियम स्टेन लाइकर का साइन एंड सिम्टम उसमें है, तो उसमें आपको हिस्ट्री से पता चलेगा कि मेकोनियम स्टेन लाइकर था कि। दूसरा चीज़ है कि अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि 48 आवर के अंदर आपको यूरिन पास बच्चा कर दें। इसमें भी देखना है कि बच्चा जब डेली कोई बच्चा जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो है वो यूरिन पास करता है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि उस समय तो क्योंकि उस समय पेडियाट्रिशियन वहाँ रहता है, वहाँ रहती है नर्सिंग स्टाफ जो लेबर रूम में रहती है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान देना। तीसरा चीज़ क्या ध्यान देना है कि एट द बर्थ बच्चे का एपिगर स्कोर कितना है। एपिगर स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। एपिगर स्कोर का मिनिमम जो आपका स्कोर है वो 3 है और मैक्सिमम स्कोर है वो
15, ये भी आपका MCQ में पूछा जाता है। अब नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग में एसिमेट्री ऑफ द चेस्ट वॉल रह सकता है, स्किन में कहीं कहीं रेडनेस स्पॉट्स हो सकते हैं, ये है नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है। अम्बिलिकल कोड का आपको उसमें देखना है कि कितने वेसल्स हैं। 3 वेसल्स रहते हैं, 2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, 1 ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर 3 से अगर ज़्यादा है तो ये शो करता है कि बच्चे को रेनल एनोमलीज मीन्स किडनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है हेड में 2 तरह का स्वेलिंग होता है, जैसे इधर में स्वेलिंग हो गया, पीछे में स्वेलिंग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैफल हेमाटोमा। कैफल हेमाटोमा का मतलब है कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द टिश्यूज़ में आपको क्या है, ब्लड का जमा होना और इससे सूजन होता है। ये नॉर्मली विजाइनल डिलीवरी जिसको आम भाषा में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, उसमें आपको मिलेगा। या उस केस में मिल सकता है कि आपने बहुत सारा कोशिश किया नॉर्मल डिलीवरी कराने का, लेकिन अल्टीमेटली नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, उसके बाद आपने क्या किया कि सीजर किया, तो उस कंडीशन में भी मिल सकता है। तो दीज आर नॉर्मल। उसमें कैफल हेमाटोमा में कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, नथिंग। वो 2 से 3 सप्ताह में खुद ब खुद सेटल हो जाता है। रेयर केस में आपको कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उससे भी बच्चे को आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल इन्फेंट में आप देखिएगा कि यहाँ पे एक खाली जगह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर फंटनल। क्या बोलते हैं? एंटेरियर फंटनल। ये तालु खाली होता है और इसमें अप एंड डाउन स्किन देखिएगा तो अप एंड डाउन कर रहा है, दैट इज़ योर नॉर्मल फंटनल। पोस्टेरियर फंटनल भी होता है, आप इस एरिया में ऑसिपिट में देखिएगा तो यहाँ भी ये हल्का सा खाली जगह रहता है, ये है पोस्टेरियर फंटनल। अगर किसी का एंटेरियर फंटनली अगर बंद है, दैट इज़ द डेंजरस है। ये इसका मतलब है कि बच्चे का ब्रेन का जो ग्रोथ है वो चीज़ अब संभव नहीं है, क्योंकि ये जो सूचर है, दैट इज सजाइटल सूचर एंड दैट इज ट्रांसवर्स सूचर, ये आपको तो इसमें सूचर्स में क्या होता है, स्पेस होता है। दिस स्पेस इज़ यूजफुल किस लिए है कि ब्रेन जब डेवलप करेगा तो वो एक्सपैंड करने के लिए उसके पास जगह है, इसलिए उस सूचर में गैप दिया गया है और इसीलिए ये एंटेरियर फ्रंटल में इतना गैप दिया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अगर ये क्लोज या बहुत बल्ज है, सपोज इंटीरियर फ्रंटनली आपका एक प्लेन रहना चाहिए, अप डाउन करता है, लेकिन ये बल्ज है, मैंने उठा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रेन का जो प्रेशर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो आपका किसी न कारण से वो बढ़ा हो, वो बढ़े, तो ये एक डेंजरस साइन है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रेन का क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देख सकते हैं कि जो CSF है वो कितना है, और LP करके आप उसका, LP मीन्स लंबा पक्चर करके उसका प्रेशर भी देख सकते हैं। बाद में आप CT स्कैन करके देख सकते हैं कि कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज का क्या मतलब, ये भी क्वेश्चन आता है। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज का मतलब हो गया कि आपका जन्म से तो कोई दिक्कत नहीं। एक है जेनेटिक एनोमलीज। जेनेटिक एनोमलीज मीन्स आपके वंशागत कोई चीज़ चला रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जेनेटिक एनोमलीज। और जन्म से है कोई डिफेक्ट हो गया तो वो हो गया है आपका कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, तो ये चीज़ें
अम्बिलिकल कोड विद इन ए वीक आपका गिर जाना चाहिए। हाँ, केयर ऑफ अम्बिलिकल कोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न्यूबॉर्न में देखा जाता है। केयर कैसे करना है? अभी बोला जाता है कि आपको अम्बिलिकल स्टंप बोलते हैं उसको, जहाँ से अम्बिलिकल कोड झड़ के नीचे गिर जाता है, तो उसको उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं लगाना है, नथिंग, नो एप्लीकेशन नथिंग, कुछ नहीं लगाना है। हाँ, उससे अगर कोई सीरियस या फाउल स्मेल अगर आ रहा है या कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अम्बिलिकल सेप्सिस हो, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल सेप्सिस। उसमें आपको एंटीबायोटिक लगाना है और डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। अम्बिलिकल सेप्सिस वो नियोनेटल सेप्सिस में टर्न अप हो जाएगा अगर इनिशियल स्टेज में अम्बिलिकल सेप्सिस अगर ट्रीटमेंट आपने नहीं किया। ये हो गया केयर ऑफ अम्बिलिकल कोड। दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है, अगर मेल चाइल्ड है तो उसको एस्कोटम को चेक करना है। एस्कोटम में दोनों टेस्टिस है कि नहीं, ये टेस्ट करना है। फेलस है कि नहीं, वो चेक करना है। दूसरा, यूरेथ्रा देखना है कि यूरेथ्रल ओपनिंग प्रॉपर जगह है कि नहीं, ये चीज़ देखना। और क्या देखना है आपको, हिप को जो है एडक्शन, एडक्शन माने अंदर मोड़ने को एडक्शन बोलते हैं, और एबडक्शन बाहर जब मोड़ रहे हैं तो आपको एबडक्शन बोलते हैं। एडक्शन अंदर मोड़ते हैं, एबडक्शन बाहर मोड़ते हैं। तो ये दोनों करके आपको देखना है कि कहीं हिप का कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट तो हिप में, क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल अगर डिफेक्ट रहेगा तो डिविएशन होगा, जैसे मोड़िएगा अंदर तो अंदर नहीं आएगा, बाहर मोड़ने से बहुत ज़्यादा बाहर चला जाएगा। तो ये चीज़ एट द बर्थ बहुत ज़्यादा मिस होता है, क्योंकि हम लोग जनरली देख लेते हैं। दूसरा चीज़ आपको स्टेथोस्कोप से क्या देखना है, स्टेथोस्कोप से देखना है आपका हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जैसे नॉर्मल एडल्ट में होता है, सेम होता है आपको बच्चों। हार्ट साउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि बच्चा 3 से 4 साल का हो गया या उससे ज़्यादा का भी हो गया, लेकिन उसको हार्ट में छेद है, लेकिन उसको पता नहीं चला, क्योंकि उस समय एग्जामिन नहीं किया कि हार्ट साउंड नॉर्मल था कि नहीं था, मर्मर था कि नहीं था, मर्मर था, सिस्टोलिक था, डायस्टोलिक था। तो हार्ट साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं कि आप इंटीरियर फ्रंटलरी में भी लगा के कभी कभी अगर शक है कि बल्जिंग है तो वहाँ ब्रूस सुनाई देता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है दूसरा चीज़ है, आपको बच्चे के हील को देखना है, एंकल को देखना है, उस बच्चे का पाम को देखना है। पाम में क्या देखना है, पाम में आपको कलर देखना है। दूसरा चीज़ है कि कितना क्रीजेज है। अगर सिंगल क्रीज है तो इट शोज योर सिग्निफिकेंट कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो सकता है। फिंगर जो है, फिंगर काउंट करके देखना है कि आपको फिंगर्स कितना है। अगर फिंगर ज़्यादा है उसको बोलते, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडैक्टाइली। पॉलीडैक्टाइली अगर किसी बच्चे को अगर है तो वो शो करता है कि उसको हो सकता है कि कोई और कंजेनाइटल एनोमलीज हो, तो उसका थ्रू आउट जाँच होना चाहिए, उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, उसका ईसीजी होना चाहिए, उसका एक्सरे होना चाहिए, उसका इको होना चाहिए कि हो सकता है। ये एक डिक्टम है नियोनेटोलॉजी में कि अगर एक कंजेनाइटल एनोमलीज बच्चों में है तो उसके साथ और कंजेनाइटल एनोमलीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे मिसिंग चीज़ क्या है कि आपको बच्चे को मुंह खोल करके देखना है कि अंदर में क्या है, मुंह के अंदर में क्या है। आई मीन कि क्लेफ्ट लिप
क्लेफ्ट लिप तो आपको ऊपर ही से ही दिख जाएगा। क्लेफ्ट पैलेट है ये। क्लेफ्ट पैलेट देखने के लिए आपको मुंह खोल के अंदर टॉर्च से देखना पड़ेगा। ये क्लेफ्ट, कभी कभी क्लेफ्ट लिप रहता है एसोसिएटेड विद अदर कंजेनाइटल एनोमलीज। क्लेफ्ट पैलेट रहता है अदर एसोसिएटेड विद अदर कंजेनाइटल एनोमलीज। और देखो आपको देखना है बैक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैक। बैक में आपको क्या कोई डिम्पल तो नहीं है, बच्चे को कहीं से हेयर तो नहीं डेवलप कर रहा है, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है। ये सबसे मिस होने वाली चीज़ें हैं जो नियोनेटल पीरियड में हम लोग मिस कर देते हैं, बाद में जा कर के उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ टू केयर ए न्यूबॉर्न को आपको केयर कैसे करना है बीइंग ए नर्सिंग स्टाफ। फर्स्ट है, आजकल टोटल जितने भी ओटीज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर डाउन करके रखा जाता है, जिससे स्पेशली विंटर सीजन में हाइपोथर्मिया होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप बच्चा जस्ट डिलीवर होने के पहले आपको एसी ऑफ कर देना और इस ओटी से इमीडिएटली आपको बच्चे को बाहर करना है। दूसरा चीज़ है, जो क्लॉथ्स आपको यूज़ करना है इट शुड बी वेरी सॉफ्ट। आपको बच्चे को अच्छे से क्लीन करके उसको रैप करके, रैप इन द सेंस कि उसके चेहरों को रैप नहीं करना है, उसको सर को रैप करना है, हाथ पैर को रैप करना है। क्योंकि आप चेहरों को रैप कर दीजिएगा, हो सकता है कि बच्चा टर्न करेगा, उसका रेस्पिरेशन, नाक मुंह बंद हो जाएगा, उसका रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ वेरी केयरफुल रखना है। दूसरा चीज़ गलती क्या होती है कि आप जिस ट्रे में बच्चे को रख रहे हैं तो ट्रे क्लोज्ड होना चाहिए चारों तरफ से, नहीं तो एक जगह से अगर बच्चा का टर्न किया उस साइड में अगर ट्रे क्लोज नहीं है आपका तो बच्चा नीचे गिरेगा। इट विल बी ब्लंडर फॉर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल, क्योंकि कोई आपको सेव नहीं कर पाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इसको ध्यान रखना। अभी सबसे गलत प्रैक्टिस क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी अगर है आधे घंटे में कराना है आपको ब्रेस्ट फीडिंग, रिमेंबर दैट, विद इन हाफ एन आवर। और अगर LUCS हुआ है, अगर सिजेरियन से बच्चा हुआ है तो आपको 1 घंटे के अंदर में आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इश्यू है, टॉक टू द डॉक्टर, लेकिन आपको स्टार्ट कर दो। और यही एक कारण है कि LUCS में आजकल मैक्सिमम लैक्टेशन फेलियर हो रहा है। लैक्टेशन फेलियर मीन्स कि आपके जो बच्चे हैं मदर मिल्क उनको नहीं मिल रहा, और ये एक बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। तो ये दूसरी चीज़ है कि आपको, ये तो रिकमेंड पहले से है कि निपल शुड बी एग्जामिन ड्यूरिंग योर एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड किसको बोलते हैं? गर्भावस्था को हम लोग एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। उसमें 4-5 विजिट होता है गायनेकोलॉजिस्ट और पेशेंट के लिए। तो आपको एंटीनेटल केयर में भी निपल्स को देखना है। सपोज उसमें मिस हो गया तो आप इमीडिएटली आफ्टर, अगर एनी इशू है तो निपल्स का एक बहुत कॉमन इशू रहता है जिसको आप इजीली ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको लैक्टेशन फेलियर नहीं हो। दीज आर द थिंग्स आपको जानना है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें भी आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हो प्रैक्टिकल। थैंक यू।